नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए हमारी क्विज वाला ग्रुप लगातार चल रहा है और अगर आप निरंतर ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रश्न पोस्ट किए जा रहे हैं और इससे आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज के इस वीडियो को, जिसमें कि कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। और पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 1707, समय देखिएगा, इस तारीख को शाहू जी और ताराबाई, ये दोनों मराठा साम्राज्य के तो स्तंभ थे, तो इनके बीच में युद्ध लड़ा गया। युद्ध हुआ था। तारीख उल्टी भी पूछी जा सकती है, मतलब ये पूछा जा सकता है कि कब लड़ा गया था, तो 1707 की तारीख आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ जो युद्धों के नाम दिए हैं उसमें खेड़ा का युद्ध है, यहाँ आप देख रहे हैं बड़ा गांव का युद्ध है, करनाल का युद्ध है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये खेड़ा का युद्ध था जो कि ताराबाई और शाहू जी महाराज के बीच में लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या हुआ था जरा बताइएगा, कौन जीता था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया पानीपत के जो 3 युद्ध हुए हैं तीनों ही खास हैं अपने आप में, तो जो तीसरा वाला हुआ था ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। अब इसमें आप बताइए कि कब हुआ था। अक्टूबर 1757 में हुआ था, 1761 जनवरी में हुआ था, या 1764 मार्च में, या फिर अप्रैल 1765 में हुआ था। देख कर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा, जनवरी 1761। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना चाहेगा कोई भी संस्था, अगर टफ बनाना चाहेगी तो वो इसमें क्या कर सकती है, 1761 को कई महीनों में दे सकती है। जनवरी 1761, अक्टूबर 1761 ऐसे करके, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जनवरी 1761 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। किस इतिहासकार ने लिखा है कि मनसबदारी या फिर जागीरदारी ये जो व्यवस्था है ये असफल हो गई और इसके पीछे कारण था, मतलब इसकी असफलता ही मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बनती है। मतलब इतिहासकार का ऐसा मानना था कि ये जो मनसबदारी या जागीरदारी की व्यवस्था है ये किसी भी साम्राज्य को कमजोर करती है, तो मुगल साम्राज्य के पतन का भी यही कारण बनती है। तो इसमें आप देखकर बताएं। सतीश चंद्र के द्वारा कहा गया है, ये इतिहासकारों के नाम है। इरफान हबीब के नाम द्वारा कहा गया है, या जदुनाथ सरकार ने कहा है, या आरविन के द्वारा कहा गया है। तो ये जो कथन है ये अपने देसी इतिहासकार का है, सतीश चंद्र। इनकी बुक्स भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है लिटरली वही इसमें सही। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। ये जो 4th क्वेश्चन है, वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली जो है वो सहायक संधि के लिए और डलहौजी अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध था। और ये दोनों ब्रिटिश साम्राज्य में ऐसे गवर्नर जनरल की हैसियत से आए जो कि विस्तारवादी थे, मतलब विस्तार में विश्वास करते थे। तो हैदराबाद राज्य ने इसकी जो सहायक संधि थी उसको कब स्वीकार किया। सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात हो रही है। तो बताइए 1785 का समय है, 90 का समय है, 93 का समय है और 98 का है। ये सब 1700 में चल रहा है, देख कर बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। 1798 में हैदराबाद राज्य जो है इसे स्वीकार करता है, तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी। तारीख नहीं पूछा है बल्कि यहाँ पे व्यक्ति का नाम पूछा है। तो गुरु अर्जुन देव का नाम है, रामदास का नाम है, हरगोविंद सिंह का नाम है और गुरु हरकिशन का नाम है। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो 5th क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, गुरु हरकिशन। इस प्रश्न का जो डी वाला विकल्प है उसे चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, ये असल में सी वाला ऑप्शन था, गुरु हरकिशन नहीं बल्कि हरगोविंद सिंह, ठीक है। तो दोनों नाम मिलते जुलते हैं, आप याद रखिएगा। गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई है। और ऐसे ही खालसा पंथ या पंच ककार किसने प्रावधान किया था, ये सब पूछा जा सकता है। तो सिख साम्राज्य में गुरुओं का क्रम तक आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, हरगोविंद सिंह। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए, 6 वाला। इसमें कहा जा रहा है कि गुरु अमरदास के द्वारा शुरू की गई सिखों के लिए नई विवाह की पद्धति ये क्या थी। लावणी थी, मतलब हिंदुओं से इनकी विवाह पद्धति को अलग करने का ये प्रावधान था। तो लावणी थी, व्यालू था, या फिर लवन था, या इसमें आप देख रहे हैं रागिनी। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, लवन। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन को देखिए। आज़ाद हिंद फौज के गठन में किसने अपना सहयोग नहीं दिया था। तो रासबिहारी बोस ने नहीं दिया था, या रामप्रसाद बिस्मिल ने नहीं दिया था, या फिर कैप्टन मोहन सिंह का योगदान नहीं था, या निरंजन गिल ने नहीं किया था। इसमें योगदान किसने नहीं किया था वो आपको बताना है। और करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल का इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि भारत माता सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे। तो पुलिनदास और प्रमोद मित्रा ये थे, या फिर अजीत सिंह और अंबा प्रसाद थे, या बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। इसमें आप देख कर बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा, अजीत सिंह और अंबा प्रसाद।
इसके बाद आगे चलते हैं, अगले को देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया गया, और कहाँ पर किया गया? टोक्यो में किया गया, तिब्बत में किया गया, मलय द्वीप में किया गया, या फिर जर्मनी में हुआ था? आप बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा बताइए? इसका सी वाला हो जाएगा, मलय आइलैंड। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। जो युद्धबंदी थे भारतीय फौज से, मतलब भारत के लोग भारतीय फौज की हैसियत से ही ब्रिटिश साम्राज्य की जो फौज है उसको योगदान दे रहे थे। जापान से ब्रिटिश और जितने भी मित्र राष्ट्र थे उनका युद्ध चल रहा था। जर्मनी और जापान इसमें धुरी राष्ट्रों की हैसियत से थे। तो भारत के जो फौजी थे उनको युद्धबंदी बना लिया गया था। बाद में उन्हें मुक्त करके इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसमें शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। INA के गिरफ्तार अभियुक्तों पर मुकदमा चलता है और उसमें से किसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो इसमें प्रेम सहगल का नाम है, शाहनवाज का नाम है, राशिद अली का नाम है और गुरबख्श सिंह का नाम है। इसमें आप देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राशिद अली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। पॉलिटी का क्वेश्चन है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक सकती है? तो धन विधेयक में राज्यसभा की एक नहीं चलती है, लेकिन फिर भी रोक सकती है। तो कितने दिन तक आप बताइए? तो 4 महीने तक रोक सकती है, या फिर 6 महीने, 1 महीने? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद ये स्वतः ही पारित हुआ मान लिया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है या निर्धारण है वो लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें जो 14 डेज वाला है वही सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखें। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति देता है। किस चीज़ की अनुमति देता है? सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति देता है, या भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने की अनुमति देता है, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति देता है, या फिर इसमें से कोई भी अनुमति नहीं देता है? बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये 12वां क्वेश्चन है ना, तो 12वें क्वेश्चन का बताइए। लेखानुदान जो है वो संघ सरकार को अनुमति देता है। किस चीज़ की देता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। इसमें से किसी भी प्रकार की जो अनुमति है वो लेखानुदान संघ सरकार को नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है वो आप देख लीजिए। देखिए, निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति इससे प्राप्त होती है। इसमें से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं था। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। 13वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, मतलब किसको देता है वो बताना है आपको। तो भारत के राष्ट्रपति को देता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देता है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को देता है जो कि स्टेट वाइज होते हैं, या फिर राज्यपाल को देता है? किसको देता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों पर जांच करना, मतलब जितनी भी संसद की कार्यवाहियां होती हैं उनकी जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ये 127 नंबर का आर्टिकल है। कौन सा है? इसमें नंबर आप देख रहे हैं 122 है, 126 है, 139 है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, 122। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की ताकत दी गई है? ये कौन सा अनुच्छेद है आप बताइए? ये 223वां है, 224वां है, 224A है, या 225 है? इसमें से आप देखकर बताइए। तो ये असल में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 223, 223। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? मतलब जो एडहॉक जजेस हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। ये कौन से मतलब किसके अंतर्गत आता है? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आता है, या फिर उच्च न्यायालय में ऐसा है, या जिला और सत्र न्यायालय में इस तरह की प्रक्रिया होती है? कहाँ पर होता है आप बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। कुछ प्रश्न उलझे हुए भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप हमेशा सीधे प्रश्नों की ही उम्मीद करें। कभी कभी घुमा दिया जाता है। प्रश्न आसान होता है, कठिन प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होगा, एक मध्यम आकार होगा प्रश्नों का। लेकिन घुमावदार अगर दे दिए गए तो फिर आप उलझ जाएंगे, इसलिए हर तरह के प्रश्न हल करने चाहिए। देखिए, 17वें क्वेश्चन में कहा गया कि सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो कहाँ पर कर सकते हैं भाई? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, या फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। दोनों जगह कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखिए। 18वें में आपसे पूछा गया कि सुपरसोनिक जो जेट विमान होते हैं उनसे निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? तो ओजोन का दुश्मन कौन कौन है, ये अगर आपको मालूम है तो आप आराम से कर सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड उससे निकलती है जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, या फिर आप देख रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे निकलता है, मेथेन निकलता है, ओजोन निकलता है। तो ओजोन को नुकसान पहुंचाएगी, आप सोच कर देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, ए वाले को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। देखिए, कुछ गैसें जो होती है ना वो सीधे सीधे उत्तरदायी नहीं होती हैं ओजोन के साथ रिएक्ट करने के लिए, लेकिन वो क्लोरीन के लिए एक अच्छा माहौल बना कर देती है।
ठीक। तो क्लोरीन गैस जो है वो ओजोन के अणुओं के साथ क्रिया करके उन्हें तोड़ डालती है, ऑक्सीजन के छोटे छोटे परमाणुओं में विभक्त कर देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। पार्थेनियम जिसे कि आप गाजर घास कहते हैं, और ये आमतौर पर ऐसे भी खुले जो चारागाह और मैदान होते हैं, खेत होते हैं, उनमें जम जाती है। तो इनके परागकण में रोग फैलाने की शक्ति होती है। कौन सा रोग फैल सकता है भाई? मलेरिया फैल सकता है, चर्म रोग और दमा इससे हो सकता है, इटाई सिंड्रोम हो सकता है, या सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इसमें से कौन सी बीमारी हो सकती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चमड़ी का रोग हो सकता है और दमा हो सकता है। ये फेफड़े में इसके कण जाएंगे परागकण अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ वृक्षों के परागकण बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो ये गाजर घास जो कि एक इन्वेशन स्पीशीज है, इसके भी परागकण नुकसानदेह होते हैं। इसे जितना भी देखे तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्रैकिंग गैस क्या है? असल में ये क्या चीज़ है? नाम तो इसका ये प्रचलित है, लेकिन ये असल में मेथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन डाइऑक्साइड है क्या ये? तो ये असल में सल्फर डाइऑक्साइड है, क्रैकिंग गैस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तारीख आप बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, 1985। ये 1985 का समय था। प्रश्न संख्या 22। बायोगैस जो बनाई जाती है उसमें कौन सी गैस, उसमें मिश्रण होता है कई सारी गैसों का, तो कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसमें आप देखकर बताइए। प्रश्न यहाँ भाग गया है, ठीक है, ये वाला आपका है। तो बताइए, मीथेन उसमें ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, क्या होती है उसमें? मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है बायोगैस में, बाकी गैसें इसकी तुलना में कम अमाउंट में होती हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? 2011 का ही सेंसस आपको पढ़ना है अभी, और उसी के आधार पर एग्जाम देना है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात कहाँ पर था? ये राजस्थान में था। जनसंख्या घनत्व 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम था राजस्थान में। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से भारत में किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो अरुणाचल, बिहार, राजस्थान और एक और विकल्प इसमें दिया हुआ है झारखंड। तो आप बताइए। ये तो सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। बिहार की स्थिति काफ़ी गड़बड़ थी इस मामले में। अब उल्लेखनीय सुधार इस बार हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये देखने लायक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 को देखिए। जनगणना 2011 के ही अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भारत में कौन सा है? ये अल्मोड़ा है उत्तराखंड का, या अकोला है महाराष्ट्र का? जिलेवार दिया है, ध्यान दीजिएगा। इडुक्की है केरल का, या फिर माहे है जो कि पुडुचेरी का जिला है? बताइए। 25 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ये माहे है जो कि पुडुचेरी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने देखा क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? अब इसमें आप यूपी के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो बलिया में सबसे कम महिला साक्षरता थी, या फिर देवरिया में, या फिर गोरखपुर में, या फिर रामपुर में? बताइए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर रामपुर हो जाएगा। जितने जिले दिए हैं उसमें से सबसे कम साक्षरता कहाँ पे थी? रामपुर में। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट विसुवियस एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, सोया हुआ है। और ये है कहाँ पे? जब जगेगा तो बहुत विनाश पैदा करेगा, और जब जगा था तो इसने विनाश किया भी था। जर्मनी में है, इटली में है, तंजानिया में। तो ये तो आप जानते हैं, ये इटालियन ज्वालामुखी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इस पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, मजेदार। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, ऊंचा नहीं पूछ रहा है, लंबा पूछ रहा है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, इंडीज है, रॉकीज है, आल्पस है। दुनिया भर का दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंडीज हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हम चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊंचा पूछता तो हिमालय आ जाता। प्रश्न संख्या 29 को देखिए। टेरा रोजा का जो प्रारूपिक विकास है वो किस भूभाग पर होता है? मतलब ऐसे भूभाग की अवस्थिति आपको बतानी है जहाँ पे एक खास पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो टेरा रोजा कहाँ पाई जाएगी? जहाँ चूना पत्थर ज़्यादा होगा, साइनाइट ज़्यादा होगा, ग्रेनाइट ज़्यादा होगा, या फिर बलुआ पत्थर ज़्यादा होगा? देखकर बताइए। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा इसमें से ए वाला, जहाँ पे चूना पत्थर की तादाद ज़्यादा होगी। ए वाले को चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का। यहाँ आप देख रहे हैं अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? ये ब्लाइंड वैलीज शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं, ड्राईलैंड जहाँ होते हैं, टुंड्रा में पाई जाती हैं, कार्स्ट में पाई जाती हैं, या फिर हिमानीकृत होती हैं? देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कार्स्ट हो जाएगा, और इसे हम चुनते हैं। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का आपको वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप इन प्रश्नों को खुद से हल करना चाहते हैं और एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।